Hello there everyone. Uh, यूपीपीएससी एई प्री प्लस मेंस गेट एकेडमी का काफ़ी अफोर्डेबल एंड वेरी क्वालिटेटिव कोर्स आपके लिए है, जिसमें कि प्री के जो अभी आप देख सकते हो कि जो 22 टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं, 22 टॉपिक्स जनरल एप्टीट्यूड के एंड हिंदी एंड जीके इंक्लूडिंग इसमें जो है यूपी जीके। ठीक है, और इसके बाद जो मेंस के जो सारे टेक्निकल टॉपिक्स होते हैं, जो भी आपके 10-12 डिटेल सब्जेक्ट्स होते हैं, जो भी नोटिफिकेशन में मेंशन है, तो वो सारा कुछ हम आपको क्वाड्रपल वन में 1111 में मतलब 1111 रुपए में आपको दे रहे हैं फॉर द ब्रांचेस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। काफी बच्चे इस कोर्स से लाभान्वित हैं एंड आपको भी ये कोर्स परचेज करके एनरोल करके विदाउट एनी टाइम वेस्टर लगना चाहिए, है ना। एंड आगे हम अब बात करेंगे आरआरबी जेई दो, अभी जो इसमें आया है तो जिन लोगों का सिलेक्शन सीबीटी वन में नहीं हो पाया है अनफॉर्चुनेटली, मे बी बिकॉज ऑफ बहुत सारे लोग जॉब में थे तो उनसे मुश्किल हो गया थोड़ा सा। ठीक है, एंड अगेन कुछ लोगों का ऐसा था कि अब जो है सीबीटी वन नहीं क्वालिफाई कर पाए एंड सीबीटी वन की तैयारी करना चाह रहे हैं, अब उनको सीबीटी वन प्लस सीबीटी टू दोनों करना होगा। ठीक है, तो उन उसके लिए उन लोग के लिए 777 का हमारे पास कोर्स है, सीबीटी वन प्लस सीबीटी टू फॉर दोज हु हैवंट क्वालिफाइड, राइट। आपने क्वालिफाई नहीं कर पाया, इसका मतलब कि आप जो है तैयारी नहीं थी आपकी उतनी, इसीलिए आप नहीं कर पाए अनफॉर्चुनेटली। सो व्हाट एवर बी द रीजंस, मे बी आपके पास टाइम लिमिटेड था तो दैट इज मे बी अनदर रीजन। बट अगर आप फ्रेशर हैं और आरआरबी जेई अभी 2025 भी आएगा, ठीक है, और एसएससी जेई 2025 भी आएगा, ठीक है, एसएससी जेई 2025 भी आएगा, तो वहां पे ये तैयारी बूस्टअप होगी। आगे हम और भी बात करेंगे, जैसे कि अभी है ना, तो और भी अपकमिंग एग्जाम्स है जिसमें कि एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स, रीजनिंग ये सारी चीजें पूछी जाती है, तो वहां पे ये वाला कोर्स बहुत लाभदायी साबित होगा आप सबके लिए। अच्छा, जो लोग सीबीटी टू की तैयारी कर रहे हैं और सीबीटी वन में हमारे कोर्स से एनरोल नहीं हुए थे, तो वो हम 500 रुपीज में 499 में सीबीटी टू का लुत्फ और टेक्निकल कोर्स हमारे यहाँ से कर सकते हैं। ऑटो कैड, AutoCAD एंड ऑल दो मिसलेनियस टॉपिक्स लाइक कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज एंड ऑल, सब कुछ इसमें कवर हुआ पड़ा है। ठीक है, आप जाइए बैच में एनरोल करिए, डेमो देखिए और वहां से संतुष्ट होकर ये बैच परचेज करिए। 500 रुपए रिचार्ज के माफिक है एंड आई होप कि आपके पॉकेट पर बर्डन नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद हमने आरआरबी जेई सीबीटी टू के लिए, ठीक है, आरआरबी जेई सीबीटी टू के लिए बच्चों एक सेशन लॉन्च किया है, इसमें एक ई बुक लॉन्च की है जिसमें कि 4102 क्वेश्चंस है, 4102 क्वेश्चंस है, 4102 क्वेश्चंस का जखीरा है, जो कि बहुत क्वालिटेटिव क्वेश्चंस है, जो कि आप सबके समक्ष जो है इसमें 2019, 2015, 2014 का जो पीवाईक्यू है वो भी है। ठीक है, एंड उसके बाद 4102 के क्वालिटेटिव क्वेश्चंस ऑफ सीपीटी टू, है ना, ये हमारी स्पेशलिटी है, तो आप वहां पे रेफर कर सकते हैं। प्राइस इसका होगा 333 रुपीज, तो इट्स ओनली ऑल्सो इट कैन बी अफोर्डेबल फॉर ऑल ऑफ यू। अगर 333 का कोर्स है, अगर आप ऑफिस गोइंग स्टूडेंट हैं एंड ऑफिस जाते हैं और जो भी पीवाईक्यू के साथ अपना अगर विश्लेषण करना चाहते हैं कि सीबीटी टू में क्या आ रहा है, कैसा आ रहा है, क्योंकि पेपर तो देखिए, पेपर यहाँ पे आसानी रहेगा। आपको क्या करना है, अपना डाइवर्सिफिकेशन बढ़ाना है थोड़ा सा, ठीक है, अपना स्पीड मैचअप करना है, आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें पढ़नी है। तो ऐसे केस में अगर आपके पास ऑफिस में जा रहे हैं आप, ठीक है, अगर आप स्टूडेंट हैं एंड आपके पास टाइम नहीं है, मे बी यू आर ऑक्युपाइड विद सम अदर हाउस कोर्स, घर में काम कर रहे हैं, चाय पीते पीते इसको रिफर कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे करके चीजों को आपको टच में रहना पड़ेगा बहुत ज्यादा, आपको ज्यादा इसमें डेप्थ में चीजें नहीं पढ़नी है, लेकिन आपको जो है जानना होगा कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसे बन रहा है, ये क्वेश्चन ऐसे बन रहा है, बिकॉज फॉर्मुलेटिव रहती है, सिंगल लाइन चीजें रहती हैं, तो यहाँ से आप मगअप कर सकते हैं और उसके लिए हमारे पास बेस्ट बुक है 4000 क्वेश्चंस का। ठीक है, उसके बाद हमने एसएससी जेई सिविल की ई बुक लॉन्च कर दी है, जिसमें कि 2007 से लेकर 2024 बहुत बड़ा क्वेश्चन का कल्ट, जो 2007 से लेकर 2024 का कल्ट है। जैसे कि आपको पता होगा कि 2023 से ये पेपर प्रीलिम्स हो गया है, प्रीलिम ऑब्जेक्टिव हो गया, सॉरी, ऑब्जेक्टिव हो गया है, ऑब्जेक्टिव हो गया है, दोनों प्री प्लस मेंस दोनों हो गए हैं ऑब्जेक्टिव, तो प्री प्री प्लस मेंस दोनों ऑब्जेक्टिव हो गए हैं। तो प्री में भी ऑब्जेक्टिव है ना, और मेंस में भी ऑब्जेक्टिव है, टेक्निकल, टेक्निकल इज कॉमन। तो उसके लिए सिविल की ई बुक, जो इसमें सब्जेक्ट वाइज और ईयर वाइज जो पीवाईक्यू का जखीरा है वो आपके सामने इस किताब में मेंशन्ड है। ठीक है, आप जाइए
ई बुक का जो लिंक है वहां से आप डेमो लीजिए, है ना, और उसके बाद अपने तैयारी करिए। काफी अच्छी किताब है, काफी अच्छी होलिस्टिकली डिजाइंड है, काफी क्लैरिटी के साथ एक्सप्लेनेशन है। यू कैन रिफर इट एंड यस, मैं ये बुक बिल्कुल आप सब आपके लिए लाभदायी होगी। ठीक है। उसके बाद आरपीएससी एई। ठीक है, आरपीएससी एई का हमारे पास 1000 पोस्ट है, बहुत बड़ी वैकेंसी है राजस्थान वालों के लिए, राजस्थान स्टेट में जॉब करने का मौका। तो आरपीएससी प्रीलिम्स का जो कोर्स हमारे पास वो भी 777 में है ना, हमारे सारे कोर्स मेजरली 777 के हैं। तो आरपीएससी प्रीलिम्स इसमें राजस्थान जीके आप सबके लिए कवर है, राजस्थान जीके, राजस्थान जीके आप सबके लिए कवर है, काफी डिटेल में आता है, और टेक्निकल तो है ही है। ठीक है, टेक्निकल तो है ही है, और ये एग्जाम सितंबर 2025 में हो रहा है। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली अभी आपके पास टाइम है, आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है। सीजी व्यापम छत्तीसगढ़ वालों के लिए सुनहरा मौका। ठीक है, छत्तीसगढ़ वालों के लिए सुनहरा मौका कि सब इंजीनियर बनने का जो है। ठीक है, वो भी आप यहाँ पे 777 में जाके इनरोल होके आप कर सकते हैं। सी बहुत अफोर्डेबल कोर्सेज है, एंड आपको बिल्कुल इसका लुत्फ उठाना चाहिए कि सीजी व्यापम जो 118 प्लस 86 पोस्ट का गेट एकेडमी का कोर्स है। तो यहाँ पे जो भी इससे पर्टेनिंग जो भी सारी सिलेबस है वो सारा कुछ हमने इंसर्ट करके आपको दिया है, और प्लीज इसका लुत्फ उठाइए, है ना, और तैयारी कीजिए। बिकॉज हमारे पास इतने सारे वीडियोस के कंटेंट है कि आपको कहीं और जाने की, यूट्यूब पे भी इधर उधर बफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। उसके बाद गेट एकेडमी एज वेल नोन फॉर द गेट कोर्सेज, है ना, गेट एग्जाम कोर्सेज। तो हमारे पास जो लोग गेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए 2222 में कोर्सेज अवेलेबल हैं। गेट 2027 में 3333, और गेट 2028 की जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो लोग काफी जागरूक बच्चे हैं कि जिनको लगता है कि वो काफी कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो गेट 2028 में 5555 रुपए में आप जाके तैयारी कर सकते हैं और हमारे कोर्स का लुत्फ उठा सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ मैं समराइज कर दूं आपको कि आरआरबी जेई 2024-25, एसएससी जेई 2024 से चला गया 2025, हमारे पास 777 में आपके पास है। कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग, है ना, अगर आप फाइनल ईयर में है, बच्चों फाइनल ईयर में है, अगर आप मेरी वीडियो देख पा रहे हैं, फाइनल ईयर में है, और आपका कैंपस होने वाला है, और कई सारी कंपनीज आ रही हैं, लोकल प्राइवेट या फिर जो भी जहाँ पे भी आप प्लेस होना चाहते हैं, वहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग में आपका एंट्रेंस होने वाला है। तो कई सारे बच्चों को पता नहीं होता है कि कैंपस में क्या भरना है, क्या नहीं बोलना है, कैसे बोलना है, कैसे नहीं बोलना है। तो उसके लिए कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग 777 रुपीज में अवेलेबल है। ऑल स्टेट एईजेई का कोर्स हमारे लिए 777 का अवेलेबल है ना। स्मार्ट कोर्स एंड डोपामीन कोर्स, काफी लोग डोपामीन कोर्स के बारे में नहीं जानते हैं, तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे जाएं गेट एकेडमी के, तो वहां से ही कर सकते हैं। ईएससी का नॉन टेक, जो लोग ईएससी 2025 की तैयारी कर रहे हैं, जिसका एग्जाम 8 जून को है, तो वहां पे ईएससी नॉन टेक पूरा 777 में कवर है ना। और गेट का सब्जेक्ट वाइज एंड कॉम्बो कोर्सेज भी अवेलेबल है। अगर गेट 2025 वाले जो हैं जो देख पा रहे हैं, और गेट 2026 के लिए अगर वो एक्सटेंशन करवाना चाहते हैं, तो मात्र 1500 रुपीज में ये पूरा कोर्स एक्सटेंड हो जाएगा। और यूपीपीएससी ये भी बहुत कोवेटेड वैकेंसी है इंजीनियर्स के लिए, यूपी वालों के लिए बहुत सुनहरा मौका है। तो यूपीपीएससी यही प्री प्लस मेंस, इसमें मैंने डिजास्टर मैनेजमेंट कवर किया है, और साइंस एंड टेक भी कवर कर रहा हूँ धीरे धीरे, और भी कई सारे फैकल्टीज अच्छे अच्छे लेक्चर्स लेके आ रहे हैं विद पीडीएफ एंड ऑल। ठीक है, तो वो 1111 रुपए में सब चीज आपके लिए अवेलेबल है। गेट एकेडमी का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज इज आल्सो वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट सीरीज इन दिस गेट इंडस्ट्री। ठीक है, जिसमें कि आपको, अगर मैं जैसे कि मैं सिविल इंजीनियरिंग का हूँ, तो वहां पे हमारे पास, मैं क्या चाहता हूँ कि अगर मैंने कोई सब्जेक्ट्स पढ़ा है, उसको मैं पहले क्या करूंगा, मैंने बेसिक्स लेवल से उसको ले जाऊंगा, उसके बाद एडवांस लेवल के 10 टेस्ट दूंगा, उसके बाद मल्टीपल सब्जेक्ट लेवल पे खेलूंगा, उसके बाद चैप्टर वाइज टेस्ट पे मैं खेलूंगा, उसके बाद फुल लेंथ मॉक टेस्ट 10 है, तो टोटल करके 140 टेस्ट है। इतना टेस्ट लगा लेने से मुझे नहीं लगता कि आप कट ऑफ के इर्द गिर्द घूमोगे। आप कट ऑफ, जैसे कि अगर 100 में से 30 नंबर जाता है, तो आपका सपोज 50-55 नंबर तो कहीं नहीं गए। ठीक है, 50 से 55 नंबर तो केवल टेस्ट सीरीज अगर आप हमारी लगा लेते हैं, और अपना फॉर्मूला मगअप करके चले जाते हैं कि फॉर्मूला क्या है, सारे फॉर्मूला सिविल इंजीनियरिंग के, तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल। गेट सिविल की पीवाईक्यू वॉल्यूम 1, 38 ईयर्स, माइंड माई दीज वर्ड्स, 38 ईयर्स, 38 ईयर का क्वेश्चंस का पूरा जो जखीरा है, जिसमें कि वॉल्यूम 1 में हमारे पास इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स है, आरसीसी स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चरल एनालिसिस है, जनरल एप्टीट्यूड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टील स्ट्रक्चर,
है ना? बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता है, लेकिन यस वी हैव कवर्ड इट इन वेरी डिटेल। जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग है ना, उसके बाद कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स एंड मैनेजमेंट 24 एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो टोटल 790 पेजेस की ये किताब है। आप अपने लैपटॉप में इसको रिफर कर सकते हैं। ज्यादा एक समय बाद तैयारी करने के बाद आपके रूम में किताब ही किताब भर जाती है। तो उससे बचने के लिए पीवाईक्यू ई बुक इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग, है ना? अगर आपके पास टैब है तो आपको फिर किताब उताब की जरूरत ही नहीं है। टैब से पढ़ाई करिए। अच्छी स्क्रीन है आजकल, टैब ले लीजिए। काफी अफोर्डेबिलिटी से टैब मिलता है, और तैयारी करिए। तो ये आपको जो वॉल्यूम वन किताब मिल रही है, ये केवल 222 पे प्राइस पे है। एंड गूगल लिंक, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा आपके पास, आप जाके वहां से रेफर कर सकते हैं। उसी तरीके से बच्चों, गेट सिविल पीवाईक्यू वॉल्यूम 2 है। ठीक है, 38 ईयर्स का ये भी है। जियोटेक इंजीनियरिंग यानी सॉइल मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन इंजीनियरिंग एंड ऑल। तो ये भी टोटल 828 पेजेस का है। सो बहुत अच्छी किताब है ये भी, ट्रिपल टू प्लस है ना, तो में है। आप जाके इसको रेफर कर सकते हैं। जनरल एप्टीट्यूड बुक यू कांट इग्नोर। अगर आप जस्ट कट ऑफ निकालना चाहते हैं, अगर आपको कट ऑफ निकालना है कि बस मेरे को कट ऑफ आ जाए, मेरे पास गेट का आईआईटी की तरफ से एक सर्टिफिकेट मेरे को मिल जाए कि यस यू हैव क्वालिफाइड गेट, कई सारे इंटरव्यू में मांगता है प्राइवेट सेक्टर्स में। तो वहां पे आप इसको लगाइए, बिकॉज ये आपके ना, ये जो सेक्शन है, ये आपको कट ऑफ निकालने में मदद करता है। जैसे कि अगर 100 में से 30 नंबर आपको चाहिए, तो ये सेक्शन दिलवा देगा आपको। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, आप जाके इसको लीजिए। 15 साल का पूरा जो जखीरा है क्वेश्चन का ट्रिपल टू में, तो आप वहां पे ले सकते हैं। सो गेट एकेडमी के इतने सारे कोर्सेज आप सबके लिए अपकम इनकमिंग है एंड एक्टिव है। आप जाइए, एनरोल करिए। ठीक है, उसी के साथ साथ जैसे कि अगर आप डीएफसीसीआईएल वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, डीएफसीसीआईएल हो गया एंड अदर पीएसयूज के जो एग्जाम्स होते रहते हैं, तो वहां पे आप अगर तैयारी करना चाहते हैं, तो ऑल स्टेट एईजेई का कोर्स लेके वहां पे आप प्रिपेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड आई होप अब आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे और इनरोल कर रहे होंगे अपने आप को हमारे कोर्सेज में। तब तक के लिए थैंक यू। हम बात कर रहे थे वाटर डिमांड एंड इट्स सोर्सेस के बारे में। अभी तक हम लॉसेज, ये सब सारी चीज डिस्कस किए थे कि लॉसेज, वेस्टेज एंड थ्रिफ्ट में 55 लीटर होता है पीसीडी। फायर डिमांड में 15 लीटर पीसीडी, पब्लिक यूज में 25 लीटर पीसीडी, इंडस्ट्रियल डिमांड में 40 लीटर पीसीडी, एलपीसीडी, है ना? डोमेस्टिक वाटर डिमांड में 135 लीटर पीसीडी। ये सारा चीज, इसके साथ जो टोटल डिमांड आ रहा था वो हमारे पास 270 लीटर पीसीडी आ रहा था। इसके साथ हमने कुछ डोमेस्टिक वाटर डिमांड और ये सब सारी चीज के बारे में डिस्कस करा था। फाइंड डिमांड फॉर्मूला के बारे में हम लोगों ने देखा था कि कुचलिंग फॉर्मूला क्या कहता है, 3182 अंडर रूट पी। आप सब भी मेरे साथ रिवाइज करते चलेंगे, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आप सबको भी करना है। फ्री मैन 1136 p/5 + 10 होता है, पॉपुलेशन है यहाँ पे। ठीक है, बॉस्टन, क्या फॉर्मूला है इसका, 563 अंडर रूट पी। नंबर 4, नेशनल बोर्ड ऑफ फायर अंडर राइटर्स फॉर्मूला, ठीक है, फॉर पी लेस देन 2 lakhs। तो 4637 अंडर रूट पी, 1 - अंडर रूट पी/100। ठीक है, तो इसको आप लोग अकाउंट करके रखोगे। ये सब फॉर्मूले भूलने लायक नहीं है। एग्जाम में एक दो क्वेश्चन बिना इस फॉर्मूले के, तो मैं आपको इतना कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि बिना इस फॉर्मूले के आपका एग्जाम में क्वेश्चन पेपर नहीं बनेगा। इतना कॉन्फिडेंस तो मैं रखता ही हूँ, उतना सा। तो इसके बाद हम देख रहे थे कि मैक्सिमम डेली डिमांड, एवरेज डेली डिमांड, मैक्सिमम आवरली डिमांड क्या होता है। ठीक है, ये सारा चीज आपको देखना है कि ये क्या होता है। कोइंसिडेंट ड्राफ्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन ड्राफ्ट क्या होता है, मैक्सिमम डिमांड, डेली डिमांड प्लस फाइव डिमांड, मैक्सिमम आवरली डिमांड। अगर आपको ये सब सारी चीजें पता करनी है, तो आप जाके ये वाला कोर्स परचेज करो। ठीक है, तो आप ये जाके परचेज कर सकते हो काफी अवेलेबल प्राइस में। CBT 1 CBT 2 सारे की तैयारी अवेलेबल है। इसके साथ ही हम पॉपुलेशन फोरकास्टिंग मेथड्स की हम बात कर रहे थे कि अरिथमेटिकल इंक्रीज मेथड क्या होता है, ज्योमेट्रिकल इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड क्या होता है, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड क्या होता है, डिक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रोथ मेथड में क्या होता है, लॉजिस्टिक कर्व मेथड में क्या होता है, ग्राफिकल मेथड में क्या होता है। इन सब के साथ आपको ये पता होना चाहिए कि अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड कहाँ अप्लाई करते हैं, कौन से शहर में। जैसे कि अरिथमेटिक इंक्रीज ओल्ड एंड ओल्ड सिटीज में अप्लाई करते हैं। इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड किसी और शहर में अप्लाई करते हैं, किसी और प्रकार के शहर में अप्लाई करते हैं जहाँ आबादी तेजी से बढ़ रही होती है या कंपाउंडिंग होती है। तो ये सारा चीज आपको अकाउंट करके रखना है, राइट? आपको भूलना नहीं है कुछ भी। इसके साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो एंड यू कैन रिफर इट लेटर ऑन। मैक्सिमम डेली डिमांड इज इक्वल टू 1.8 इंटू एवरेज डेली डिमांड। ठीक है, मैक्सिमम आवर्ली डिमांड क्या होता है, इज इक्वल टू 1.5 इंटू एवरेज आवर्ली डिमांड ऑफ मैक्सिमम डे, इक्वल टू 1.5 इंटू मैक्सिमम डेली डिमांड बाई 24, इक्वल टू 1.5 इंटू 1.8 इंटू, जो आप देख सकते हैं मैक्सिमम डेली डिमांड का जो फॉर्मूला लिखा हुआ है वही इसमें जस्ट नीचे की वैल्यू पुट हो गई है। 1.8 इंटू एवरेज डेली डिमांड बाई 24,
इक्वल टू 2.7 इंटू एवरेज एनुअल डिमांड बाय एवरेज आवरली डिमांड। तो ये सब सारी चीजें हैं। इसके साथ ये स्लाइड भी बहुत इंपॉर्टेंट पड़ जाती है आजकल के एमसीक्यूज में। ये सारा स्लाइड बहुत पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम आवरली डिमांड बाय एवरेज आवरली डिमांड इज इक्वल टू 1.5, मैक्सिमम डेली डिमांड बाय एवरेज डेली डिमांड इज इक्वल टू 1.8, मैक्सिमम वीकली डिमांड बाय एवरेज वीकली डिमांड इज इक्वल टू 1.48, maximum monthly demand by average monthly demand is equal to 1.28. So you are not advised to forget all these formulas। ठीक है, आप इसको एग्जाम में जब बैठोगे तो ये सारा फॉर्मूला एक बार ये सीरीज मेरा देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉपुलेशन, अगर पीक फैक्टर पॉपुलेशन में क्या रिलेशन है, लेट्स सी। लेस देन 50K है तो 3, 50 से 2 लाख है तो 2.5, ग्रेटर देन 2 लाख है तो 2। पीक फैक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉपुलेशन ऑफ कैपेसिटी। ये सारा चीज आपको देखना है। इसके साथ हमने वाटर डिमांड रिसोर्स को खत्म कर लिया। अब हम लोग फिजिकल पैरामीटर में बढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग सस्पेंडेड सॉलिड डिस्कस करेंगे, टर्बिडिटी डिस्कस करेंगे, कलर, टेस्ट एंड ऑर्डर, टेम्परेचर, है ना। इसके साथ आपको ये भी देखना है कि टर्बिडिटी कितने प्रकार की होती है। 4 प्रकार की टर्बिडिटी होती है, राइट। मतलब 4 मेथड्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि जैक्सन टर्बिडिटी मीटर हो गया, बेलीज टर्बिडिटी मीटर हो गया, नेफ्लोमीटर हो गया। तो ये सारा चीज आपको डिस्कस करके रखना है। कलर की क्या यूनिट होती है, तो 5 से 15 हेजन होती है। टेस्ट एंड ऑर्डर, तो थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर ए नॉट मोर देन 3, शुड नॉट बी मोर देन 3। तो ये आपको अकाउंट करके रखना है। अगेन केमिकल पैरामीटर की हम लोग बात करते हैं तो टीडीएस, ठीक है, 500 से 2000 ppm, अल्कैलिनिटी 200 से 600, पीएच 6.5 से 8.5, हार्डनेस 200 से 600 mg पर लीटर, क्लोराइड कंटेंट 250 से 1000 mg पर लीटर। नाइट्रोजन कंटेंट जो हमारे पास होते हैं वो 4 तरह के नाइट्रोजन कंटेंट का हम लोग इसमें चेकआउट करते हैं, जैसे फ्री अमोनिया हो गया, ऑर्गेनिक अमोनिया हो गया, नाइट्राइट हो गया, नाइट्रेट हो गया। सो आपको ये सारी चीजें भूलनी है, और इसमें सबका लिमिट है बच्चों। ठीक है, सबका लिमिट है, इसको आपको याद करना है। फ्लोराइड कंटेंट क्या है, तो 1 से 1.5 mg पर लीटर। डिजोल्व ऑक्सीजन क्या है, तो विंकलर मेथड से निकालते हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज आपको अकाउंट करके रखना होगा। नथिंग कम्स इजी, यू हैव टू रिमेंबर ऑल दोज थिंग्स। बायोलॉजिकल पैरामीटर पे हम बात कर रहे थे। पैथोजेनिक बैक्टीरिया क्या होती है, ई कोलाई क्या होती है, टेस्ट ऑफ कोलिफॉर्म क्या होता है, एमएफटी क्या होता है, एमपीएन क्या होता है, कोलिफॉर्म इंडेक्स टेस्ट क्या होता है। ठीक है, तो ये सारा चीज आपको पता होना चाहिए। बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, मैक्सिमम प्रोबेबल नंबर, टेस्ट फेजेस क्या होता है, प्रिजम्पटिव टेस्ट, कंफर्म टेस्ट, कंप्लीटेड टेस्ट। तो ये सारा चीज टेस्ट के प्रकार है आपके। मोस्ट प्रोबेबल नंबर जो होता है कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये भी मेथड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है बाय एम्पियन टेबल, बाय पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, थॉमस इक्वेशन। ठीक है, ये सारा चीज आपको अकाउंट करके रखना है। वाटर ट्रीटमेंट में अब आएंगे हम लोग। यहाँ तक हम लोग फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल पैरामीटर ऑफ वाटर डिस्कस कर लिए। अब इसके बाद हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, हमने अभी तक 2 चीज डिस्कस कर ली। एक वाटर डिमांड, दूसरा फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल पैरामीटर, तीसरा अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं वाटर ट्रीटमेंट। तो इस वाटर ट्रीटमेंट में आप देख सकते हो कि स्क्रीनिंग, प्री क्लोरिनेशन, एरेशन, सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन एडेड कोएगुलेशन, फ्लोकुलेशन, filtration, disinfection, water softening, minor treatment. So these are the things that you have to take into account when you are considering water treatment, okay। सपोज नाउ स्क्रीनिंग में हम जब बात करते हैं तो हमारे पास 2 तरह की स्क्रीन होते हैं, कोर्स स्क्रीन, फाइन स्क्रीन। आपको पता होना चाहिए कि कोर्स स्क्रीन का क्या डायमेंशन होता है, फाइन स्क्रीन का क्या डायमेंशन होता है। प्री क्लोरिनेशन क्या होता है, एरेशन कब और किसका करते हैं, जब अगर ऑक्साइड रहेगी या फिर आपके पास जो गैसियस अगर पानी में स्मेल है, तो वो एरेशन से ठीक होगा। सेडिमेंटेशन में हमारे पास स्टोक्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वी एस इज इक्वल टू जी माइनस वन गामा डब्ल्यू डी स्क्वायर बाई 18 म्यू। तो ये सारा चीज आप डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। कोएगुलेंट में आपको डिस्कस करना है एलम, ठीक है, एलम डोज एंड रिलेटेड न्यूमेरिकल जो भी है एलम के बारे में सारा आपको रिलेटेड न्यूमेरिकल पता होना चाहिए। ठीक है, ओके। एंड उसके बाद कॉपरास, हमारे पास क्लोरिनेटेड कॉपरास है। यू हैव टू नो ऑल द बेसिक डिटेल्स, एंड इसकी जो पीएच वैल्यू होती है, ये सारा चीज आपको काउंट करके रखना है गाइस, ठीक है, भूलना नहीं है। पीएच रेंज क्या है, किस पीएच रेंज में कोएगुलेंट काम कर रहा है, टेम्परेचर के साथ क्या होता है, कोएगुलेंट के बाद पीएच रेंज का क्या होता है। तो ये सब सारे चीज, ठीक है। और इसके बाद मैकेनिज्म ऑफ कोएगुलेशन, 4 तरह की मैकेनिज्म होती हैं, तो जिसको आपको अकाउंट करके रखना है। अब हम लोग आगे बात करेंगे कि कोएगुलेशन तक हमने कर लिया, अब हम बात करेंगे, देखिए ये वाली स्लाइड पे आइए। आपको पता चलेगा कि कोएगुलेशन के बाद, कोएगुलेशन हो गया, फ्लोकुलेशन, कोएगुलेशन के बाद ही बनता है, फ्लॉक बन जाता है, तो वो सेटल आराम से हो जाता है।
बड़े बड़े कोगुलेट रहेगा वो ऐसे चिपक जाएगा, तो दे बिकम फ्लॉक एंड दे सेटल डाउन. After that, we will discussing filtration now. Okay, we will be discussing filtration in detail. फिल्ट्रेशन. अब जो कोगुलेंट पार्टिकल्स थे, वो जब ऐसे जुड़े, फ्लॉक बने और वो सेटल हुए, अब भाई उसको पानी से बाहर भी तो निकालना है, तो उसी को निकालने का मेथड है फिल्ट्रेशन. ठीक है. तो फिल्ट्रेशन हम कैसे करेंगे? क्या 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 हम लोग इसमें रिमूव करेंगे बताइए. हमने आपको बताया ना, अभी जो मैंने फ्लॉक सेटल करवाया, फ्लॉक्स, फ्लॉक्स का फिल्ट्रेशन करेंगे. ठीक है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कर सकते हैं, जीवाणु जो भी है उसमें. एंड उसके बाद हम लोग और क्या डिस्कस करते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल्स हम लोग फिल्ट्रेट करेंगे ना, जो घुले हुए जो जो उससे नहीं हट पा रहे हैं. ठीक है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स हो गया. ठीक है, तो ये सब सारा चीज हो गया, तो आप इसको देख सकते हो कि फ्लॉक्स हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, सस्पेंडेड पार्टिकल्स हो गए. ठीक है. तो इसके बाद अपने पास फिल्टर भी बहुत सारे प्रकार हैं. जैसे फिल्टर की अगर हम बात करें, फिल्टर वो दो बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं बता रहा हूँ आप लोग को कि हमारे पास ग्रेविटी फिल्टर होती है, एक प्रेशर फिल्टर होता है. ग्रेविटी फिल्टर, प्रेशर फिल्टर. ग्रेविटी फिल्टर इज ऑफ टू टाइप्स, राइट. जहाँ पे फ्लो, पानी का जो फिल्ट्रेशन का जो फ्लो है, जो भी आप समझ लो. जैसे कि आरओ आपके घर में क्या है, वो प्रेशर फिल्टर है. ठीक है, उसमें मोटर लगी होती है, आप देखते हो कि जीपीएफ, 80 जीपीएफ का मोटर लगा होता है, पंप लगा होता है. तो वो क्या कर रहा होता है, वो पंप उसमें ऑस्मोसिस में प्रेशर डाल रहा होता है, राइट. लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ जो सारा एक्शन है ना, वो पानी के फ्लो से होता है. तो यहाँ पे दो तरह के फिल्टर बनते हैं, एक स्लो सैंड फिल्टर, एक रैपिड सैंड फिल्टर. गॉट इट. एक स्लो सैंड फिल्टर है, एक रैपिड सैंड फिल्टर है. तो इसको आपको अकाउंट करके रखना है कि रैपिड सैंड फिल्टर है और स्लो सैंड फिल्टर है. स्लो सैंड फिल्टर एंड रैपिड सैंड फिल्टर के बारे में आपको डिस्टिंग्विशन बहुत अच्छे से आना चाहिए. ठीक है, स्लो सैंड फिल्टर और इसमें क्या क्या इसका जो पूरा डिफरेंशिएशन है का, इसका एंड का डिफरेंशिएशन मैं लिख देता हूँ, इसको आप लोग नहीं भूलना, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बार बार बनते हैं. है ना, डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट, एसएसएफ में क्या है और आरएसएफ में क्या है. ठीक है. ऐसे स्लो सैंड फिल्टर में आपके पास ऑपरेटिंग कॉस्ट लो है, रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन में यही आपके पास ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा है. एंड उसके बाद आप लोग डिस्कस कर सकते हो इसमें कि जो इसमें रिमूवल, बैक्टीरिया रिमूवल एफिशिएंसी 99% ज्यादा है ऐसे स्लो सैंड फिल्टर में, रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन में थोड़ा कम है. ठीक है. रैपिड सैंड फिल्टर में तीन डिफेक्ट्स देखे गए हैं. रैपिड सैंड फिल्टर में तीन डिफेक्ट्स देखे गए हैं. कौन कौन से? बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एमसीक्यू यहाँ से बनता है, याद रखिएगा. एयर बाइंडिंग हो गई, मड बॉल फॉर्मेशन हो गया, मड बॉल फॉर्मेशन हो गया. ठीक है. क्रैकिंग ऑफ सैंड बेड हो गया, बम्पिंग ऑफ फिल्टर बेड हो गया. ओके. सो ये रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन में बहुत एमसीक्यू बनते हैं. इसका डिफरेंशिएशन का टेबल आपको पूरा याद होना चाहिए. ठीक है, आपको इसके कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए. ठीक है. एंड आपको यही पता होना चाहिए कि इसका डी टेन साइज क्या है, इफेक्टिव डी टेन साइज क्या है ना, तो इसका आपको पता होना चाहिए. तो ये सब सारी चीज आपको पता होना चाहिए. सीयू पता होना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ इन्फॉर्मेटिव की क्या रेंज है इन दोनों में. तो ये सब सारा चीज बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ से बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स यहाँ से बनते हैं. ओके. सो मिलते चलते हैं अब अगले में. अब हम लोग बात कर रहे थे फिल्ट्रेशन के बारे में, हमने डिस्कस कर लिया कि फिल्ट्रेशन क्या होता है. आइए अब देखते हैं कि अगला क्या है. अगला हमारे पास डिसइंफेक्शन. व्हाट इज डिसइंफेक्शन? व्हाट इज डिसइंफेक्शन? ठीक है. तो जब भी, एक बात आपको बताता हूँ, जो आप लोग ऑइंटमेंट एंटीसेप्टिक यूज करते हो ना,
एंटीसेप्टिक जो ऑइंटमेंट यूज करते हो और जो डिसइंफेक्टेंट जो भी होता है, जैसे कि आप ब्लीचिंग क्लोरीन हो गया, ब्लीचिंग पाउडर हो गया, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो क्लोरीन की मात्रा होती है 1% से कम होती है, और डिसइंफेक्टेंट में क्लोरीन की मात्रा 1% से ज्यादा होती है। ये जो एंटीसेप्टिक होता है, जो हम लोग अपनी जैसे कहीं पे कट लग गए हमें बॉडी पे, या फिर कुछ भी है, अगर एंटीबायोटिक कुछ भी डिजीज है, अगर है ना, फंगल है, कुछ भी है, बैक्टीरियल डिजीज है स्किन पे, तो वो वहां पे हम लोग एंटीसेप्टिक लगाते हैं। तो एंटीसेप्टिक जब लगाते हैं तो उसमें जो क्लोरीन का कंटेंट या फिर आयोडीन का जो भी कंटेंट होता है वो 1% से कम होता है। लेकिन वही डिसइंफेक्टेंट किसको बोलते हैं बच्चों? डिसइंफेक्टेंट उसको बोलते हैं जिसमें क्लोरीन की या आयोडीन वगैरह जो जिसकी मात्रा 1% से ज्यादा रहेगी, दैट इज कॉल्ड डिसइंफेक्टेंट। तो इस बात को आप लोग भूलेंगे नहीं। ठीक है, डिसइंफेक्शन होता है, एक स्टेरिलाइजेशन होता है। स्टेरिलाइजेशन क्या होता है? सभी तरह के माइक्रो, इसमें क्या होता है कि जो डेडली है ना, जो आपको नुकसान पहुंचाते हैं, हार्मफुल, डेडली, हार्मफुल, इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका रिमूवल। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनका रिमूवल। एंड स्टेरिलाइजेशन में होता है कंप्लीटली रिमूव ऑल टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इसको आपको भूलना नहीं है, इसको आपको अच्छे से काउंट करके रखना है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से तरह के मेथड्स ऑफ इन्फेक्शन होते हैं, आता है डायरेक्ट एमसीक्यू में। मेथड ऑफ डिसइंफेक्शन आपको यहाँ से मिलता है कि मेथड ऑफ डिसइंफेक्शन क्या होता है। फिजिकल हो गया, एक केमिकल हो गया, है ना, दो तरह के मेथड्स होते हैं। फिजिकल क्या क्या हो सकता है? ये बॉइलिंग हो सकता है, यूवी रे से आप देख सकते होगे कि यूवी रे में पास करवाते हैं, है ना। तो ये सब सारे आप लोग केमिकल, फिजिकल, केमिकल। और इसके बाद फिजिकल में आप लोग देख सकते हो कि फिजिकल में क्या क्या होता है। एक मान लीजिए यूवी रे हो गया, जैसे आरओ को उसमें जब पास करते हैं रिवर्स ऑस्मोलर, जैसे आरओ वाला मशीन होगा आपके घर में, तो उसमें आप देखना कि इसमें एक आरओ यूवी रे का एक ट्यूब होती है, तो उस ट्यूब के थ्रू पानी को पास करवाया जाता है। ठीक है, एंड अगेन बॉइलिंग इज अनदर थिंग, बॉइलिंग तो कभी हटेगा ही नहीं फिजिकल से। केमिकल में हमारे पास बहुत सारे एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गए, ओके, मेटल आयन हो गया, एंड अल्कलीज वाला मेथड हो गया। तो यू डोंट हैव टू, आप इसको फॉरगॉट नहीं कर सकते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड आपको ये सारा चीज आपको याद होना चाहिए। ठीक है, एंड उसके बाद आपको हम बात कर रहे थे, डिसइंफेक्शन की हो गई थी बात। उसके बाद हम लोग डिसइंफेक्शन हो गया, और इसी के अंदर क्लोरीनेशन भी आता है। क्लोरीनेशन से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक उठ के आता है, जैसे कि आपको होना चाहिए कि आपके पास होना चाहिए कि प्लेन क्लोरीनेशन क्या होता है, प्लेन क्लोरीनेशन क्या होता है। ठीक है, प्री क्लोरीनेशन क्या होता है। तीसरा, सुपर क्लोरीनेशन क्या होता है। ठीक है, सुपर क्लोरीनेशन क्या होता है, सुपर क्लोरीनेशन कब करते हैं, कैसे करते हैं। ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन क्या होता है, इसका पूरा एनालिसिस आपको करना होगा। और कहीं भी यूट्यूब में लेक्चर इसका मत देखिएगा, चुपचाप जाके पहले तो आप डिटेल लेक्चर करोगे। ठीक है, अच्छे से किसी भी कोर्स में यहाँ से ले सकते हो, कहीं और से ले सकते हो, लेकिन करना बहुत जरूरी है। बिना ये सब नहीं करेंगे अधड़ बुन में रह जाएंगे, और ये सब टॉपिक्स कंप्लीट भी नहीं हो पाएंगे। ठीक है, कोई यहाँ पे, आप लोग ना मेहनत से मत भागिए, मेहनत से नहीं भागना है, डेडिकेटली प्रिपेयर करना है। फैंसी टीचर्स और ये रील वाला टीचर नहीं बनना है। ठीक है, रील वाले टीचर से तो बिल्कुल नहीं पढ़ना है, दे आर और केवल शो ऑफ के लिए आते हैं और व्यूज बटोरने के लिए आते हैं। तो इसके लिए आपको ये सब चीजों के उसमें चंगुल में नहीं पड़ना है। आपको क्या करना है कि एक डेडिकेटेड कोर्स लेना है, कितना भी महंगा लगे, लेकिन वो कहते कहावत है ना, महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। ठीक है, हालांकि हमारा कोर्स बहुत अफोर्डेबल है, आप जाके लेक्चर्स देखो इसके। ठीक है, तो आप इसमें जाके अकाउंट कर सकते हो कि सब चीजें यहाँ पे अवेलेबल, सब चीज आप इसमें जाके देखो। ठीक है, तो आपको अकाउंट करना पड़ेगा ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन क्या होता है। ठीक है, एंड उसके बाद हमारे पास पूरी जो रिएक्शन थ्योरी है क्लोरीनेशन की, रिएक्शन ऑफ क्लोरीनेशन, कैसे कैसे हाइड्रोजन को रिप्लेस करके बनता है ना। इसका फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए, जैसे कि मैं कुछ बता दूं आपको, जैसे NH2Cl का प्रिपरेशन हो गया, NHCl उसका प्रिपरेशन हो गया, NaCl2 का हो गया, NCl3 का हो गया। तो ये सब सारा रिएक्शन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसके साथ आपको यही पता होना चाहिए क्लोरीन डिमांड कैसे निकालते हैं।
पूरी क्लोरीन की स्लाइड मैं आपको यहीं बता देता हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोरीन डिमांड का न्यूमेरिकल यहाँ से आता है। क्लोरीन डिमांड का एफपीएच का एफपीएच के ऊपर इफेक्ट क्या रहता है, क्लोरीन डिमांड कैसे निकालते हैं, इसके न्यूमेरिकल आएंगे। ठीक है। डी क्लोर इसमें और एक प्रोसेस होता है रेसिडुअल क्लोरीन टेस्ट कैसे करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट, रेसिडुअल क्लोरीन टेस्ट। एंड उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि इसमें डीक्लोरिनेटिंग एजेंट कौन से होते हैं। अब भाई क्लोरीनेशन ज्यादा हो गया तो आप उसको कम तो करोगे ना, कि नहीं करोगे। ये कौन जिम्मेदारी है, क्या लोगों को मरने के लिए छोड़ दोगे, ऐसा नहीं है। ठीक है। तो वाटर सॉफ्टनिंग की हम जब बात करते हैं, वाटर सॉफ्टनिंग की, बच्चों अब अगले सेशन पे आ गए। आप देखिएगा, हमने डिसइंफेक्शन की सारी बातें कर ली, बेसिक बेसिक। ठीक है, डिसइंफेक्शन की सारी बातें कर ली। एंड कहाँ गया, काफी ज्यादा पीछे। देखिए डिसइंफेक्शन हो गया, अब वाटर सॉफ्टनिंग एंड माइनर ट्रीटमेंट है ना, तो ये सब सारी चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं वाटर ट्रीटमेंट के बारे में, वाटर सॉफ्टनिंग के बारे में। तो वाटर सॉफ्टनिंग हम लोग कैसे करते हैं, हमारे पास दो मेथड्स होते हैं, सबको पता होगा ये, बचपन से पता होगा, क्लास 8 9 10 11 12 में ये सब में पढ़ते आ रहे हैं। टेम्पररी हार्डनेस है ना, पानी को सॉफ्ट बनाना है, टेम्पररी है परमानेंट है। परमानेंट क्यों होता है और टेम्पररी क्यों होता है, अच्छे से पता होना चाहिए। टेम्पररी इसलिए होता है कि कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इसलिए होता है। ठीक है, परमानेंट क्यों होता है, सल्फेट हो गया, क्लोराइड हो गया, नाइट्रेट हो गया, तो ये सब सारा चीज है। ठीक है, तो इसको आपको अकाउंट करके रखना है। कैसे इसको रिमूवल करेंगे, टेम्पररी का रिमूवल प्रोसेस क्या होता है और परमानेंट का रिमूवल प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, तो इसको आपको अकाउंट करके रखना है। टेम्पररी को कैसे एलिमिनेट एलिमिनेट करते हैं, बॉइलिंग से करते हैं। ओके। और लाइम एडिशन, चूना डालते हैं ना कुएं में, अगर आपको पास कुआं होगा तो वहां पे लाइम डालते थे पहले। ठीक है, तो ये सारा चीज रिमूवल। एंड इसके बाद अगर परमानेंट हार्डनेस है तो हमारे पास कुछ टेक्निकल मेथड्स होते हैं, जैसे कि लाइम सोडा मेथड, लाइम सोडा बोलते हैं, जियोलाइट सबसे अच्छा होता है। कई बार एमसीक्यू में पूछ लेगा कि बताओ कौन सा ज्यादा अच्छा से रिमूव करता है, किसके पास ज्यादा एफिशिएंसी होती है रिमूवल की, वाटर सॉफ्टनिंग कौन अच्छे से करता है। तो उसमें ऑप्शन होगा लाइम सोडा, जियोलाइट और आयन एक्सचेंज प्रोसेस। आयन एक्सचेंज प्रोसेस, डीमिनरलाइजेशन, ठीक है, एक अलग टेक्निक है। तो आपको सबसे ज्यादा सुटेबल रहेगा कौन सा, आयन एक्सचेंज मेथड सबसे ज्यादा अच्छी एफिशिएंसी देता है, राइट। डी मिनरलाइजेशन, सो यू डोंट हैव टू, मतलब आपको वो नहीं करना है। और इसके बाद जो माइनर ट्रीटमेंट्स होते हैं हमारे, देखिए एनवायरनमेंट और सॉइल बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स होते हैं, है ना, बहुत बड़े बड़े सब्जेक्ट, इसमें आपको करने में बहुत मेहनत भी लगेगी और हर चीज याद करने में आपको समय भी लगेगा। वाटर सॉफ्टनिंग हो गया, या फिर सॉरी माइनर ट्रीटमेंट्स हो गए, जैसे कि माइनर ट्रीटमेंट हो गए जैसे कि क्या क्या, जैसे कि उसका हम लोग एक्टिवेटेड कार्बन करते हैं ना, आजकल एक्टिवेटेड कार्बन हो गया। आप लोग देखते होंगे कि आजकल आरओ में हम लोग कॉपर का टैंक प्रोवाइड करते हैं, है ना, कॉपर टैंक प्रोवाइड करते हैं आरओ में, ये सब माइनर ट्रीटमेंट में ही आता है। ठीक है, उसके बाद हो सकता है कि उसमें कुछ जरूरी, केंट वाटर में क्या होता है, केंट का पानी सबसे महंगा होता है। ठीक है, हालांकि डब्ल्यूएचओ ने केंट की पानी पे, केंट के आरओ वाटर पे रोक लगाई है, बट कॉपर टैंक हो गया। पहले क्या होता था कि जो कैंट के कुछ मिनरलाइज वाटर आते थे, तो उसमें क्या होता था, मिनरल के बड़े बड़े ढोके, मतलब फ्लॉक्स पत्थर रखे रहते थे टैंक में, आरओ के टैंक में। तो वहां से एक्टिव माइनर ट्रीटमेंट्स होते हैं ना, जरूरी सॉल्ट्स ऐड ऑन हो जाते हैं। तो ये सब बहुत जरूरी है ना। उसके बाद एक आप देख सकते हैं कि फ्लोरिडेशन कैसे होता है। फ्लोरिडेशन के बारे में आप लोग पढ़ लेना कि फ्लोरिडेशन का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आ जाता है, रेयर है। ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स दैट आपको अकाउंट करके रखना है। एंड अब हम लोग अगले सेशन में मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए सी यू एंड टेक केयर गाइस।